डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर प्रदीप चौधरी, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय चित्तौड़गढ़। आज हम अप्लाइड फिजिक्स अनुप्रयुक्त भौतिकी विषय में इलास्टिसिटी वाली जो यूनिट है उसमें कुछ नए टॉपिक की बात करेंगे। जिन टॉपिक्स को आज हम देखेंगे वो होंगे प्रत्यास्थता सीमा, इलास्टिक लिमिट, हुक का नियम, हुक्स लॉ, प्रत्यास्थता गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, y, k एंड ईटा, पॉइसन अनुपात एवं प्रतिबल और विकृति के मध्य ग्राफ। प्रत्यास्थता सीमा, इलास्टिक लिमिट। प्रत्यास्थता सीमा वह अधिकतम प्रतिबल है जिसके द्वारा वस्तु पर से बाहरी बल हटा लेने पर भी वस्तु अपनी पूर्ण प्रारंभिक अवस्था में लौट आती है। यहाँ हम ये कहेंगे कि जैसे ही हम वस्तु पर बल लगाते हैं वस्तु में विकृति उत्पन्न होती है, वस्तु पर से बाहरी बल हटा लेते हैं तो वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाती है। जब हम बल के मान को बढ़ाते जाएंगे तो एक ऐसी सीमा आएगी, बल्कि एक ऐसी सीमा आएगी, लिमिट आएगी जहाँ पर बल को हटा लेने पर भी वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में पूर्ण रूप से नहीं आ पाएगी। यहाँ पर जो अधिकतम प्रतिबल होगा वह अधिकतम प्रतिबल प्रत्यास्थता सीमा कहलाएगी। हम यह कह सकते हैं कि प्रत्यास्थता सीमा वह अधिकतम प्रतिबल है जहाँ तक वस्तु प्रत्यास्थता के गुण को प्रदर्शित करती है। It is that maximum limit of stress up to which the object exhibit the property of elasticity. हुक का नियम। प्रत्यास्थता सीमा के अंदर प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है, अर्थात प्रतिबल जो है हमारा, स्ट्रेस जो है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन व्हेन वी आर विद इन इलास्टिक लिमिट। प्रतिबल विकृति के समानुपाती होगा, तो हम कह सकते हैं कि प्रतिबल जो है वो एक समानुपाती स्थिरांक और विकृति के गुणनफल के तुल्य होगा। यहाँ जो समानुपातिक स्थिरांक है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है E, इसे हम प्रत्यास्थता गुणांक या कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। ये देखिए आप, प्रतिबल और विकृति के मध्य ग्राफ जो है यहाँ पर ये बताया गया है। प्रतिबल और विकृति के मध्य ग्राफ एक सरल रेखा के रूप में हमें प्राप्त होता है क्योंकि हम प्रत्यास्थता सीमा के अंदर हैं और प्रतिबल विकृति के समानुपाती है। प्रत्यास्थता गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। 3 कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी हमारे पास हैं। यंग का प्रत्यास्थता गुणांक, यंग्स मॉड्यूलस, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, बल्क मॉड्यूलस, एवं अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक या जिसे दृढ़ता गुणांक भी कहते हैं, शियर मॉड्यूलस या मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। यंग का प्रत्यास्थता गुणांक, प्रत्यास्थता सीमा में प्रतिबल और विकृति का जो अनुपात होता है वो प्रत्यास्थता गुणांक कहलाता है। यंग के प्रत्यास्थता गुणांक की जब मैं बात करूंगा तो यहाँ पर जो विकृति है वह अनुदैर्ध्य विकृति होगी। अब हम कह सकते हैं कि प्रत्यास्थता सीमा में प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति का अनुपात यंग का प्रत्यास्थता गुणांक कहलाता है। इट मीन्स यंग्स मॉड्यूलस इज रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट। ये देखिए आप, y इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन या प्रतिबल अपॉन अनुदैर्ध्य विकृति। जैसा कि हम जानते हैं प्रतिबल F अपॉन A है, F बाह्य बल, A अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, अतः प्रतिबल हो जाएगा F अपॉन A, स्ट्रेस F अपॉन A। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो हमारे अनुदैर्ध्य विकृति है, बल की दिशा में लंबाई में हुआ परिवर्तन और उसी दिशा में प्रारंभिक लंबाई, तो ये हो जाएगा स्मॉल l अपॉन कैपिटल L। इस प्रकार से y का मान होगा y बराबर F इंटू कैपिटल L अपॉन A इंटू स्मॉल l। यदि हम एक तार लें और उस तार को जो एक ऊपरी सिरे को हम किसी दृढ़ सिरे से बांध दें
तार के ऊपरी सिरे को दृढ़ सिरे से बांध दें और तार को लटका दें। उस पर अगर हम m द्रव्यमान का भार लगाएं तो तार की लंबाई की दिशा में ही उस पर बल होगा m इंटू जी, अर्थात जो कैपिटल F है हमारा उसका मान हो जाएगा m इंटू स्मॉल जी। m वह द्रव्यमान है जिसका भार अपन ने तार पर या तार के निचले सिरे पर लटकाया है। अब हम बात करते हैं कैपिटल ए। कैपिटल ए तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है। यदि तार की त्रिज्या रेडियस जो है वो स्मॉल आर हो तो यहाँ पर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। इस प्रकार से यंग का प्रत्यास्थता गुणांक का ये सूत्र हो जाएगा y बराबर m स्मॉल जी कैपिटल L अपन पाई आर स्क्वायर स्मॉल एल। m वह द्रव्यमान है जिसका भार अपन ने तार के निचले सिरे पर लगाया है। स्मॉल जी गुरुत्वीय त्वरण है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कैपिटल L तार की प्रारंभिक लंबाई, ओरिजिनल लेंथ ऑफ द वायर। पाई कांस्टेंट है 22/7 3.14। स्मॉल आर तार की त्रिज्या है, वायर की रेडियस है। एंड स्मॉल एल जो है वह m द्रव्यमान तार के निचले सिरे पर अपन लगाया है, जिसकी वजह से उसकी लंबाई में वृद्धि जो हुई है वह स्मॉल एल है। इस प्रकार से यंग का प्रत्यास्थता गुणांक का सूत्र अपन देख सकते हैं। और यहाँ पर आप ये भी नोट करेंगे कि जितने भी प्रत्यास्थता गुणांक हैं सबके विमीय सूत्र और SI मात्रक वही होंगे जो कि स्ट्रेस के हैं, प्रतिबल के, क्योंकि जो स्ट्रेन है हमारा वो डायमेंशन लेस होता है, इसलिए जो स्ट्रेस या प्रतिबल का विमीय सूत्र होगा वही विमीय सूत्र और मात्रक जो है वो यंग का प्रत्यास्थता गुणांक हो या किसी भी प्रत्यास्थता गुणांक का रहेगा। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। प्रत्यास्थता सीमा में प्रतिबल एवं आयतन विकृति का अनुपात आयतन प्रत्यास्थता गुणांक बल्क मॉड्यूलस कहलाता है, जिसे हम K से प्रदर्शित करते हैं। मीन्स विद इन इलास्टिक लिमिट रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज नोन एज बल्क मॉड्यूलस। इसको हम कैपिटल K से रिप्रेजेंट करेंगे। ये भी विमाहीन होगा और ये जो है इसका मात्रक वही होगा जो प्रतिबल का है, स्ट्रेस का है, क्योंकि आयतन विकृति जो है वो विमाहीन है। इसलिए आयतन प्रत्यास्थता गुणांक या बल्क मॉड्यूलस का विमीय सूत्र मात्रक वही होंगे जो कि प्रतिबल के हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो तीनों प्रत्यास्थता गुणांक होंगे हमारे, उनके मात्रक SI मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होंगे और विमीय सूत्र डायमेंशन फॉर्मूला m1 L -1 T -2 ही रहेंगे। ये देखिए K के लिए सूत्र हम देखें, स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, स्ट्रेस प्रतिबल वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आयतन विकृति। स्ट्रेस के लिए F/A, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन माइनस डेल्टा V/V, माइनस डेल्टा V/V। डेल्टा V बल लगाने से आयतन में हुआ परिवर्तन, V प्रारंभिक आयतन। इस F/A को हमने आगे डेल्टा P लिखा है, दाब में हुआ परिवर्तन। F बल लगा रहे हैं तो उसके कारण दाब में जो परिवर्तन होगा वह डेल्टा P। इस प्रकार से K की वैल्यू होगी माइनस डेल्टा P अपॉन डेल्टा V/V। यहाँ पर डेल्टा P और डेल्टा V में से एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा। यदि दाब में वृद्धि होगी तो आयतन में कमी होगी, तो यहाँ नेगेटिव साइन रहेगा तो K पॉजिटिव हो जाएगा। इस प्रकार से आयतन प्रत्यास्थता गुणांक भी पॉजिटिव ही रहेगा। अब इसके बाद बात करते हैं अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक, शियर मॉड्यूलस या मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। प्रत्यास्थता सीमा में प्रतिबल एवं अपरूपण विकृति का अनुपात अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक शियर मॉड्यूलस कहलाता है। शियर मॉड्यूलस जो है हमारा वो रेशियो होगा स्ट्रेस टू शियर स्ट्रेन। ईटा इक्वल टू, देखिए आप, स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन। स्ट्रेस की वैल्यू F/A एज इट इज, जैसे पहले अपने बात की थी, प्रतिबल F/A, शियर स्ट्रेन थीटा। इस प्रकार से हो जाएगा F/A थीटा। तो ईटा का जनरल फॉर्मूला हमारे पास रहेगा F/A थीटा। F बाह्य बल, A अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्रॉस सेक्शन एरिया, थीटा शियर स्ट्रेन अपरूपण विकृति। पॉइजन अनुपात। पॉइजन अनुपात को हम सिग्मा से प्रदर्शित करेंगे। प्रत्यास्थता सीमा के अंदर किसी भी पदार्थ के लिए अनुप्रस्थ विकृति लैटरल स्ट्रेन और अनुदैर्ध्य विकृति लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेन का जो रेशियो होगा वह पॉइजन अनुपात कहलाता है।
means Poisson ratio is ratio of lateral strain to longitudinal strain within elastic limit for any substance. ठीक है, क्योंकि ये दो समान राशियों विकृति का अनुपात है, अतः पॉइसन अनुपात विमाहीन और मात्रकहीन होगा। पॉइसन अनुपात के दो सीमांत मान होंगे, टू लिमिटिंग वैल्यूज होंगी, वो लिमिटिंग वैल्यूज होंगी -1 एंड +0.5। इसका मतलब ये हुआ कि सिग्मा का मान -1 से हमेशा अधिक होगा एवं +0.5 से हमेशा कम होगा या ज़्यादा से ज़्यादा इसके बराबर हो सकता है। वी कैन से दैट सिग्मा लाइज बिटवीन -1 एंड +0.5। ये देखिए आप, सिग्मा इक्वल टू लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन बीटा बाई अल्फा, अनुप्रस्थ विकृति अपॉन अनुदैर्ध्य विकृति। प्रतिबल और विकृति के मध्य ग्राफ, प्रतिबल और विकृति के मध्य ग्राफ यहाँ पर आप देख सकते हैं। पहले भी हमने बात की थी इस प्रकार के ग्राफ की हुक के नियम में। वहाँ पर ग्राफ जो था हमारा वो स्ट्रेट लाइन पोर्शन था, और वो इसलिए था क्योंकि वहाँ पर जो बल था हमारा वह इलास्टिक लिमिट के अंदर था, अर्थात जो प्रतिबल था वह प्रत्यास्थ सीमा से कम था। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पूरे ग्राफ की। ये ग्राफ आप देख सकते हैं, यहाँ पर O मूल बिंदु है, O से A का जो ग्राफ देखेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल है, प्रतिबल विकृति के समानुपाती है। अब A पर हम बात करते हैं, यहाँ पर इलास्टिक लिमिट हो जाएगी। यहाँ पर A के बाद हम देखें, अगर हम प्रतिबल के मान में थोड़ी सी वृद्धि करते हैं, A के पश्चात यदि हम प्रतिबल के मान में थोड़ी सी वृद्धि करते हैं तो भी आगे आप देखेंगे कि विकृति जो है वो तेजी से बढ़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं कि A जो है हमारा वो इलास्टिक लिमिट पॉइंट है, प्रत्यास्थता सीमा बिंदु है, अर्थात O से लेकर के A तक जो है हमारा ग्राफ स्ट्रेस स्ट्रेन में स्ट्रेस और स्ट्रेन के मध्य सरल रेखा है, और ये जो OA पोर्शन है ये हमारा इलास्टिक लिमिट का रीजन होगा, और इसमें हम बात करेंगे ये प्रोपोर्शनलिटी रीजन भी होगा, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेस स्ट्रेन एक दूसरे की प्रोपोर्शनल है। अब A से A1 की बात कर रहे हैं, तो A1 हमारा इलास्टिक या A जो है हमारा वो इलास्टिक लिमिट वाला पॉइंट है। अब A1 के बाद हम देखें, अगर A1 से भी अधिक प्रतिबल लगा दिया जाए तो बल को हटाने पर वस्तु जो है उसमें विकृति पूर्ण रूप से जीरो नहीं होकर के इस ग्राफ को फॉलो करती है, और हम ये देखेंगे कि प्रतिबल को शून्य हो जाने पर भी विकृति शून्य नहीं होती है, कुछ स्ट्रेन वस्तु में बचा रहता है जिसे रेजिडुअल स्ट्रेन कहते हैं। तो ये जो O1 है हमारा, ये रेजिडुअल स्ट्रेन या अवशेष विकृति कहलाती है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम प्रतिबल का मान A1 से अधिक बढ़ा दें तो ऐसी स्थिति में अब हमारी वस्तु जो है वह प्रत्यास्थता के गुण को प्रदर्शित नहीं कर पा रही है। अब बल को हटाएं हम, तो जिस ग्राफ के अलोंग हम गए थे, ये जाते समय ग्राफ ये वाला था, और जब वापस हम बल को कम कर रहे हैं तो ये ग्राफ फॉलो होगा, और पदार्थ जो है उसमें प्रतिबल के मान शून्य होने पर भी विकृति शून्य नहीं होगी, कुछ विकृति उसमें शेष रह जाएगी जो रेजिडुअल स्ट्रेन या अवशेष विकृति का काम करेगी, या अवशेष विकृति होगी O1। अब इसके बाद हम बात करते हैं A1। A1 हमारा यील्ड पॉइंट है। इसके बाद प्रतिबल के मान में थोड़ी सी भी हम वृद्धि कर दें तो विकृति तेजी से बढ़ती जाती है, और आगे जा कर के एक बिंदु आता है C, जहाँ पर वस्तु जो है वो टूट जाती है। यहाँ पर अब चाहे मैं प्रतिबल के मान में वृद्धि करूँ या कमी करूँ, विकृति बढ़ती जाएगी। और तार का एग्जाम्पल जो हमने लिया था उसके उसमें तार पतला होते होते और C बिंदु तक आते आते तार टूट जाएगा। ये जो C हमारा है वो ब्रेकिंग पॉइंट है, विच्छेदन बिंदु है। A1 जो है वो यील्ड पॉइंट है। यील्ड पॉइंट का मतलब ये होगा कि यहाँ से तार की लंबाई में वृद्धि तेजी से होना प्रारंभ होगी, प्रतिबल के मान में वृद्धि हम बहुत कम कर रहे हैं तो भी। इस प्रकार से OA1 पोर्शन जो है ग्राफ का, ये कहलाता है इलास्टिक रीजन, प्रत्यास्थ क्षेत्र।
इसी प्रकार से जो A1C रीजन है ये कहलाता है प्लास्टिक रीजन, प्लास्टिक क्षेत्र। दो प्रकार के पदार्थ होते हैं, एक तो होते हैं डक्टाइल और दूसरे होते हैं ब्रिटल। जो डक्टाइल मटेरियल होते हैं उनमें ये जो प्लास्टिक रीजन है ये काफ़ी बड़ा होता है, अर्थात इलास्टिक लिमिट को क्रॉस करने के बाद भी हमें बहुत बड़ा क्षेत्र यहाँ पर मिलेगा, तब जाकर के वस्तु जो है वो ब्रेक होगी, टूटेगी। सामान्यतया डक्टाइल मटेरियल जो हमारे वो मेटल्स होती हैं, धातु होती है जिनके तार बनाए जा सकते हैं। और जो हमारे ब्रिटल मटेरियल होगी जो कि बहुत जल्दी टूटने वाली होगी, जो भंगुर पदार्थ हुए हमारे, वो पदार्थ जो होंगे उनके लिए ये जो क्षेत्र है प्लास्टिक क्षेत्र, इलास्टिक क्षेत्र तो A1 है, और जो प्लास्टिक क्षेत्र है A1C ये क्षेत्र बहुत ही छोटा होगा, अर्थात इलास्टिक लिमिट क्रॉस होते ही थोड़ी सी देर बाद ही ये पदार्थ जो है वो टूटने की अवस्था में आ जाएगा। इस प्रकार से प्रतिबल और विकृति के मध्य ग्राफ को यहाँ पर हम देख सकते हैं। इस प्रकार से आज हमने कई सारे टॉपिक्स इलास्टिसिटी में पढ़े हैं। सबसे पहले पढ़ा था प्रत्यास्थता सीमा, फिर हुक्का नियम, उसके बाद प्रत्यास्थता गुणांक y, k एंड ईटा, और उसके बाद हमने बात की थी पॉइजन अनुपात की, पॉइजन रेशियो की, और फिर हमने बात की है प्रतिबल विकृति के मध्य ग्राफ की। इस प्रकार से ये इलास्टिसिटी वाली जो यूनिट है उसका यहाँ पर हम उसको कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।